गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती विद्यालय परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपने फिजिक्स का जो 6th लेसन था अपना विद्युत परिपथ ये पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले अपने बात करते हैं विद्युत परिपथ की। तो पिछले टॉपिक में अपन ने बात की थी कि विद्युत परिपथ का मतलब है कि तारों का या विद्युतीय तारों का एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा जाल जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकें, विद्युत परिपथ कहलाता है। जिसमें सबसे पहले किरचॉफ ने विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर से संबंधित दो नियम दिए थे, जिन्हें किरचॉफ के नियम कहा जाता है। जिसमें से जो प्रथम नियम की बात करूं मैं, प्रथम नियम जिसे धारा का नियम भी कहा जाता है, धारा का नियम। इस नियम के अनुसार अगर कहीं पर भी विद्युत धारा प्रवाहित करें, या किरचॉफ ने क्या कहा कि कोई भी एक नेटवर्क है, तारों का एक जाल है या एक संधि बिंदु है जहां पर एक से अधिक तार आपस में मिलते हैं, तो उस संधि बिंदु के ऊपर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन I = 0। धारा का जो नियम था, इस नियम के अनुसार कि किसी भी संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास यहाँ पर 5 तार हैं जो संधि बिंदु O पर मिलते हैं। मैं मान लेता हूं कि पहले तार में I1 धारा अंदर की ओर आती है, दूसरे से I2 धारा बाहर की ओर जाती है, तीसरे से भी I3 धारा बाहर जाती है, चौथे से भी I5 धारा बाहर जाती है और पांचवें से इससे धारा I3 अपने पास क्या आती है, अंदर की ओर आती है। 5 तार हैं जिनमें I1, I2, I3, I4 और I5 5 धाराएं हैं, जिसमें से 2, 4 और 5 धाराएं बाहर की ओर जा रही हैं और 1 और 3 धारा संधि बिंदु की ओर आती हैं। तो इस नियम के अनुसार इस संधि बिंदु पर समस्त धाराओं का मान शून्य करना है। आप सबका योग करते हैं। मैं मान लेता हूं संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं वो धनात्मक मान लेते हैं, तथा संधि से बाहर की ओर जाने वाली धाराएं अपने क्या मान लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो संधि की ओर आने वाली धारा है I1 तो प्लस आ गया प्लस, संधि से बाहर जा रही है I2 तो I2 आ गया माइनस का प्लस, I3 भी संधि की ओर आ रही है तो ये पॉजिटिव हो गया I3 प्लस, I4 बाहर की ओर जाती है तो माइनस I4 और I5 भी बाहर जा रही है तो माइनस I5 = 0। या प्लस वाले टर्म से इस तरह लिखते हैं I1 + I3 बराबर I2 + I4 + I5, अर्थात संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि बिंदु से बाहर की ओर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इस नियम के अंदर अपने बात करें, जैसे न्यूमेरिकल आता है ज्यादातर इस टॉपिक में। न्यूमेरिकल कैसा आता है, जैसे कोई भी एक तारों का एक पास दे दिया, जैसे ये है, यहाँ पर ये धारा दे दी अंदर की ओर, ये A संधि बिंदु है, यहाँ पर B संधि बिंदु बना देते हैं, यहाँ से धारा बाहर जा रही है, इधर बाहर जा रही है। ऐसे कोई भी तारों का जाल दे दिया। यहाँ पर धारा का मान है 1 एम्पियर, यहाँ धारा का मान है 2 एम्पियर। अब यहाँ पर जैसे x एम्पियर लिख दिया कि इस x का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पर है 0.5 एम्पियर। तो आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर जो x का मान है वो कितना है, ये अपना प्रश्न रहता है। तो क्या करेंगे अपने, सबसे पहले A संधि बिंदु है जिस पर 2 धाराएं संधि बिंदु की ओर आ रही है, एक धारा क्या जा रही है, बाहर। तो अपने धारा का नियम कहता है इस संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं का योग, यानी कि 1 + 2 का जो मान है वो बाहर की ओर जाने वाली धारा के बराबर होगा। तो 1 + 2, इस धारा का मान अपने पास कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर। यहाँ पर आएगा 3 एम्पियर। अब B बिंदु पर अपने बात करें तो B बिंदु की ओर 3 एम्पियर की धारा आ रही है और B से 0.5 एम्पियर और x एम्पियर धारा बाहर जा रही है, यानी कि 3 एम्पियर का जो मान है 0.5 एम्पियर प्लस x के इक्वल होगा। यहां से इधर आएगा तो ये कितना बचेगा, 2.5 एम्पियर = x। ये आंसर आ जाएगा। यानी कि
जो ये वाली भुजा है बी से नेटवर्क से, इस तार के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा का मान कितना है 2.5 एम्पियर। तो ये किरचॉफ का प्रथम नियम था जिसे हम धारा का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ के दूसरे नियम की बात करते हैं जिसे वोल्टता का नियम भी कहा जाता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टता का नियम, देखो द्वितीय नियम, इस नियम में इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। वोल्टता का नियम, इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अपने पास कोई भी एक परिपथ है, बंद परिपथ, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसके लिए जो विद्युत वाहक बल और विभवांतर में संबंध का सूत्र था यहाँ, तो इसने क्या कहा किरचॉफ ने कि किसी भी बंद परिपथ में प्रयुक्त एक से अधिक सेलों के विद्युत वाहक बलों का जो बीजगणितीय योग होता है वो उस परिपथ में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात समेशन E इक्वल्स टू समेशन IR, कि अगर कोई भी विद्युतीय परिपथ है जिसमें एक से अधिक सेल प्रयुक्त हैं तो उन सभी सेलों के बीच सेलों का जो विद्युत वाहक बल होगा उसका जो योग है वो उन परिपथ में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध यानी कि जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही है उन दोनों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे हम किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टता का नियम कहते हैं। अब इसे समझने के लिए हम एक विद्युत परिपथ बनाते हैं। मैं मान लेता हूं एक विद्युत परिपथ है, ये एक परिपथ है जिसमें दो पास है, एक अपने पास लूप ये है एक, और ये दूसरा लूप है अपने पास। यहाँ बैटरी का प्लस है, यहाँ भी बैटरी का प्लस माइनस। इसका विद्युत वाहक बल ले लेते हैं E1 और इसका विद्युत वाहक बल ले लेते हैं E2। ये प्रतिरोध है जिन्हें क्रम से R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध, R3 प्रतिरोध मान लेते हैं। अब इस पहले सेल के कारण बहने वाली धारा मान लेते हैं I1, ये धारा अपने पास होगी दूसरे के कारण I2। यहाँ दोनों आकर जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद धारा इधर से I1 आ रही है इधर से I2, तो इसमें से धारा बहेगी I1 प्लस I2, इसमें से प्रवाहित होगी। और यहाँ पर आकर फिर धारा I1 ऊपर की ओर चली जाएगी, इधर क्या जाएगी I2। तो अब इस नेटवर्क के लिए अपने वोल्टता का जो नियम है उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। मैं मान लेता हूं कि पहला जो पास है उसमें धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, आप इसको क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। वो निर्भर करता है कि इस परिपथ में प्रयुक्त दोनों सेलों में से किस सेल की वोल्टेज अधिकतम है, उसके अकॉर्डिंग इस परिपथ में धारा क्लॉकवाइज या क्या प्रवाहित होगी, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में प्रवाहित होगी। तो ये वाला जो पास है इस पास में धारा मैं एंटी क्लॉकवाइज लेता हूं। तो अब क्या करेंगे कि इस नियम के अनुसार इस परिपथ में प्रयुक्त सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग यानी कि क्या आएगा E1 प्लस माइनस E2। यहां माइनस क्यों आया, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर प्लस है बैटरी का और इधर भी बैटरी का क्या है प्लस है, दोनों समान प्लस प्लस एक से यानी कि पार्श्व क्रम में ये जुड़े हुए हैं। तो इसमें धारा अगर एंटी क्लॉकवाइज रहती है तो इस सेल की ध्रुवणता हमें बदलनी पड़ेगी, यानी कि इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। इसके विद्युत वाहक बल के आगे तो आ जाएगा माइनस E2 बराबर I, ये प्रतिरोध है R1, तो इस प्रतिरोध में इस सेल के कारण धारा कितनी है I1, तो क्या हो जाएगा I1 R1। फिर इस प्रतिरोध में प्रवाहित करें बात करें तो इस प्रतिरोध में धारा A से बह रही है, जबकि अपने एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इस दिशा में धारा लेंगे क्योंकि इस सेल की ध्रुवणता चेंज करते हैं। तो I2 भी कैसा हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि क्या आ जाएगा माइनस I2 R2 और इसका योग। ठीक है कि पास या लूप में सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, दो सेल थे दोनों का योग हो गया, उसके आगे माइनस आया क्योंकि ध्रुवणता चेंज की अपनों ने।
उस परिपथ में बहने वाली धारा, इसमें धारा का मान है I1 और इस प्रतिरोध के लिए धारा का मान क्या है I2। धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध यानी कि R1 में I1 धारा है, R2 में I2 है, तो इनका गुणनफल, तो I1 R1 और I2 R2। साथ में इसके आगे माइनस आएगा क्योंकि अपने धारा किस तरफ ले रहे हैं, इस तरफ ले रहे हैं, तो माइनस का योग यानी कि प्लस कर दिया। तो यहां से क्या आ जाएगा E1 माइनस E2 बराबर I1 R1 माइनस I2 R2। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। पहला जो पास या लूप है उसमें वोल्टा के नियम से इक्वेशन ये बनेगी। दूसरे पास की बात करते हैं तो इसमें तो धारा ऑलरेडी यही होगी क्योंकि इसमें एक ही बैटरी लगी हुई है, प्लस से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर धारा की दिशा ये होगी। तो अब इसके लिए करते हैं, तो इस परिपथ में कितने सेल लगे हुए हैं, एक ही सेल लगा हुआ है, तो इसके विद्युत वाहक बल का योग सीधा सीधा क्या हो जाएगा E2 इक्वल्स टू। अब आपने बात करते हैं, यहाँ आते हैं, तो ये परिपथ इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो I1 धारा ऊपर से आ रही है, इधर से I2 आ रही है, तो इस परिपथ में धारा कितनी होगी I1 प्लस I2 किस में से जा रही है R3 में से, तो आ जाएगा I1 प्लस I2 इंटू R3। फिर इसमें धारा यहाँ आएगी, यहाँ अगर I1 धारा ऊपर की ओर चली जाती है, I2 इस तरफ आ जाएगी, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिशा में है ये, तो इसके अंदर धारा होगी I2 और प्रतिरोध क्या हो गया R2, तो I2 R2 प्लस का आ जाएगा I2 R2। ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, यानी कि इस लूप के लिए इक्वेशन आएगी वोल्टा के नियम से E1 माइनस E2 इक्वल्स टू I1 R1 माइनस I2 R2। और दूसरे लूप के लिए क्या आ जाएगी E2 इक्वल्स टू I1 प्लस I2 इंटू R3 प्लस I2 R2। ये किरचॉफ का दूसरा नियम है जिसे वोल्टा का नियम कहा जाता है। अब देखो हम बात करते हैं व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु, देखो व्हीटस्टोन सेतु क्या है। व्हीटस्टोन सेतु, देखो व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते हैं, 4 प्रतिरोध, एक धारामापी, एक बैटरी, वह कुंजी, इन सभी से जुड़कर एक व्हीटस्टोन सेतु का निर्माण होता है। इसका जो मुख्य उपयोग की बात करें, इसका उपयोग होता है अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में। व्हीटस्टोन सेतु का अपने उपयोग किस लिए करते हैं, कहीं पर भी अज्ञात प्रतिरोध का मान अगर हमें ज्ञात करना होता है तो हम व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं इसकी बनावट कैसे होती है और इससे अज्ञात प्रतिरोध का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो व्हीटस्टोन जो सेतु होता है इसमें एक वर्ग की 4 भुजाओं पर चित्रानुसार 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। व्हीटस्टोन सेतु में एक वर्गाकार आकृति की या एक वर्ग की चारों भुजाओं पर 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, जिनमें से किन्हीं 3 प्रतिरोधों का मान हमें ज्ञात होता है तथा एक प्रतिरोध जो अज्ञात होता है उसका मान हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये प्रतिरोध मान लिया मैंने P, ये प्रतिरोध हो गया Q, ये प्रतिरोध हो गया R और ये प्रतिरोध हो गया S। 4 प्रतिरोध माने P, Q, R और S। ये वर्ग के कॉर्नर हो गए, A बिंदु हो गया, B हो गया, C हो गया और ये अपने पास है D। अब इस वर्ग के जो विकिरण है अपने पास, एक तो विकिरण है अपने पास AC और एक अपने पास विकिरण है BE और D। तो इसके विकिरण A और C के बीच में एक बैटरी और एक कुंजी को संयोजित करते हैं तथा दूसरा जो विकिरण बचता है B और D, इसके मध्य भाग में एक गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी K2 चित्रानुसार संयोजित करते हैं। तो ये अपने पास व्हीटस्टोन सेतु की बनावट है जिसमें एक वर्ग की 4 भुजाओं पर 4 प्रतिरोध PQRS लगे हुए हैं। विकिरण यानी कि वर्ग के A और C विकिरण के बीच में हम एक बैटरी
और एक कुंजी K1 संयोजित करते हैं विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए, तथा इसका जो दूसरा विकिरण है B और D बिंदु है, इसके बीच में हम एक धारामापी और एक कुंजी K2 संयोजित करते हैं। अब कार्य कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं इस परिपथ में कुंजी K1 को लगाऊंगा, तो कुंजी K1 लगाते ही इस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। अब धारा A बिंदु पर आती है, तो यहाँ पर ये धारा दो भागों में बंटेगी। मैं मान लेता हूं कि जो P प्रतिरोध है इसकी तरफ धारा चली जाती है I1 और R प्रतिरोध की तरफ धारा कितनी चली जाती है I2। मान लिया अपनों ने, क्योंकि P और R जो प्रतिरोध है दोनों आपस में पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं और पार्श्व क्रम के अंदर इनके अंदर धारा का मान क्या रहता है, अलग अलग। तो I धारा यहाँ पर I1 इस तरफ चली जाती है और I2 इस तरफ चली जाती है। फिर ये I1 धारा यह B बिंदु पर पहुंचती है, तो फिर धारा को दो मार्ग मिलते हैं, एक तो Q प्रतिरोध में से होकर, एक धारा मापी में से होकर। ऐसे ही धारा इधर I2 आती है D बिंदु पर, यहाँ भी धारा को दो मार्ग मिलते हैं, एक तो ये S प्रतिरोध में से होकर जाती है, दूसरी धारा ये फिर धारा मापी में से, और फिर C बिंदु पर आकर ये धाराएं जुड़ जाती है, फिर इसमें से I मान की धारा बहने लग जाती है। अब देखो धारामापी जो होता है इसके अंदर धारा बहेगी, किस तरह बहेगी, ये धारा के अत्यल्प मान के साथ साथ धारा की डायरेक्शन भी बताएगा कि धारा ऊपर से नीचे की ओर आ रही है या नीचे से ऊपर की ओर धारा जा रही है। अब देखो विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव वाले स्थानों से निम्न विभव वाले स्थानों की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों सिरों के ऊपर जो विभव में पतन है या विभवांतर का मान है या विभव का मान है वो क्या नहीं हो जाता है, इक्वल नहीं हो जाता है। तो जब ये सेतु संतुलन की अवस्था प्राप्त करता है उस स्थिति में बिंदु B पर विद्युत विभव का मान बिंदु D पर विद्युत विभव के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी कि VB संतुलन की अवस्था में या साम्य अवस्था की बात करें, संतुलन की अवस्था में बिंदु B पर विभव और बिंदु D पर विभव एक दूसरे के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जब यहाँ पर विभव बराबर हो जाएगा तो धारामापी में ऑटोमेटिक विक्षेप का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और यही इसका क्या होता है, सिद्धांत होता है। यानी कि व्हाइटस्टोन सेतु जब संतुलित अवस्था में रहता है तो उस समय धारामापी में विक्षेप क्या प्राप्त होता है, शून्य होता है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि A से जो B बिंदु पर धारा जा रही है वो धारा फिर किस से आ जाएगी, B से C की ओर। ऐसे ही I2 धारा नीचे से आ रही है, ये इसमें से गुजर जाएगी और फिर यहाँ पर दोनों धाराएं जुड़ जाएगी। तो इस स्थिति में जब संतुलन की अवस्था में है तो क्या आएगा, VA माइनस VB बराबर VA माइनस VD। संतुलन की अवस्था में इस भुजा में जो विभव में अंतर A सिरे पर विभव माइनस B सिरे पर विभव बराबर A सिरे पर विभव माइनस D सिरे पर विभव। तो ओम के नियम से विभव का सूत्र क्या होता है, V बराबर IR। यहाँ पर करते हैं VA माइनस VB, इस सिरे के अंदर विभव में अंतर कितना आएगा, धारा कितनी है इसमें I1 और R का मान कितना है P, तो यहाँ आएगा I1P बराबर नीचे वाले में I2R। इसमें धारा का मान है अपने पास I2 और प्रतिरोध का मान अपने पास कितना है R, तो I2R। यहाँ से क्या आ जाएगा I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू R अपॉन P, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। इसी तरीके से क्या होगा, जब इन दोनों के सिरों पर विभव में अंतर आपस में बराबर है और इस सिरे पर और इस सिरे पर विभव बराबर है तो ये वाली धारा संपूर्ण I1 इसमें से बहेगी और I2 इसमें से बहेगी। यानी कि इसमें जो विभव में अंतर आएगा B और C सिरे के बाद तो उसका क्या आएगा फिर, तथा VB माइनस VC इक्वल्स टू VD माइनस VC। इसके सिरे पर विभव माइनस इस सिरे पर विभव, फिर बराबर इस सिरे पर विभव माइनस इस सिरे पर विभव। फिर ओम के नियम से V बराबर क्या होता है IR, तो I का मान इसमें कितना रहेगा, I1 आएगी इधर से तो I1 और प्रतिरोध का मान कितना है Q, तो I1Q। इसमें से कितना होगा I2 इंटू S, तो यहाँ पर आ जाएगा I1Q बराबर I2S, तो यहाँ से आ जाएगा I1 अपॉन I2 बराबर S अपॉन Q। ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी 2।
समीकरण 1 और 2 की एक एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी क्या होगी बराबर, तो अपने क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से एक एक साइड बराबर तो दूसरी साइड बराबर कर देंगे, R बटे P बराबर S बटे Q, R बटे P बराबर S बटे Q, ये अपने पास आ जाएगा। चार जो प्रतिरोध लेके चले थे PQRS उनका अनुपात, यानी कि इस वर्ग की दो संलग्न भुजाओं का जो अनुपात प्रतिरोधों का अनुपात है वो शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अब ये चार प्रतिरोध हैं, इन चारों प्रतिरोधों में से हमें किन्हीं तीन प्रतिरोध का मान अगर ज्ञात है तो हम इसकी सहायता से चौथे प्रतिरोध का मान भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लिया मेरे को S का मान पता नहीं है, ये अज्ञात है, तो S का मान कितना आ जाएगा R बटे P इंटू Q, और प्रतिरोध का मात्रा क्या रहता है ओम, ये अपने पास अज्ञात प्रतिरोध का मान आ जाएगा। तो ये था व्हाइटस्टोन सेतु। अब अपने बात करते हैं मीटर सेतु की। मीटर सेतु, मीटर सेतु, मीटर सेतु देखो क्या है, मीटर सेतु भी एक प्रकार से अज्ञात प्रतिरोध का मान या किसी प्रतिरोध के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए अपने मीटर सेतु का उपयोग करते हैं। ये अपने प्रैक्टिकल में भी रहेगा, जिसमें तीन प्रैक्टिकल हैं। एक तो किसी भी अज्ञात तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान ज्ञात करना, दूसरा रहता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम के लिए। तो अपने मीटर ब्रिज का जो सिद्धांत है, थ्योरी क्या होती है, मीटर ब्रिज का जो सिद्धांत होता है वो होता है, आप कह सकते हो व्हाइटस्टोन सेतु, व्हाइटस्टोन सेतु, या कहें शून्य बिंदु विक्षेप सिद्धांत, शून्य बिंदु विक्षेप। जो मीटर ब्रिज होता है वह व्हाइटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, या अपने कहें शून्य बिंदु विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखो शून्य बिंदु विक्षेप का मतलब क्या है कि जब व्हाइटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में रहता है उस समय धारामापी में विक्षेप का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, इसलिए इसे शून्य बिंदु विक्षेप सिद्धांत भी कहा जाता है। अब बात करते हैं व्हाइटस्टोन सेतु की। तो व्हाइटस्टोन सेतु में 1 मीटर लंबा एक लकड़ी का फट्टा होता है, 1 मीटर लंबाई का एक लकड़ी का लंबा एक फट्टा होता है व्हाइटस्टोन मीटर ब्रिज के अंदर, जिसके दोनों ओर 0 से लेकर अपने 100 सेंटीमीटर तक पैमाना लिखा होता है। इधर 0 होगा, इस तरफ भी इसका पैमाना होगा 100 सेंटीमीटर, 0 से 100 सेंटीमीटर लंबाई का एक लकड़ी का फट्टा होता है, जिसके दोनों कॉर्नर पर 2 L आकार की तांबे की पत्तियां लगी होती हैं। दोनों सिरों पर 2 L आकार की तांबे की पत्तियां चित्रानुसार व्यवस्थित रहती हैं, ये L आकार की, तथा एक अन्य तांबे की पत्ती इन दोनों के मध्य भाग में चित्रानुसार व्यवस्थित रहती है। ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था है इस 1 मीटर लंबाई के लकड़ी के फट्टे के ऊपर ही बनी हुई होती है, तथा 1 मीटर लंबाई का मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन धातु का जो तार होता है वो इस लकड़ी के फट्टे पर कसा रहता है। 1 मीटर लंबाई का तार इस लकड़ी के फट्टे के ऊपर चित्रानुसार इन तांबे की जो पत्तियां हैं दोनों इनके टर्मिनलों के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है। तथा ये तो अपने नॉर्मली इसकी बात करें कि मीटर ब्रिज दिखने में कैसा होता है, मीटर ब्रिज दिखने में ऐसा होता है। अब ये कार्य कैसे करता है, इसमें अपने विद्युत परिपथ इसमें कैसे संयोजित करेंगे, या इसकी सहायता से हम किसी भी प्रतिरोध का मान या किसी भी प्रतिरोध के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान अपने कैसे ज्ञात करेंगे, तो अपने इसका परिपथ परिपूर्ण करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 टर्मिनल है इसके बीच वाले भाग में जो तांबे की पत्ती होती है इस पे 3 टर्मिनल होते हैं, और जो L आकार की तांबे की पत्तियां होती है उनमें 2-2 टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल पे तो अपने तार कसते हैं इसके बीच में 1 मीटर लंबाई का,
यहां मैं एक ज्ञात प्रतिरोध बॉक्स RB लगा देता हूं, RB, जिसका मान हमें पता है, ज्ञात प्रतिरोध बॉक्स जिसका मान हमें पता होगा कि कितना ओम है। इसको मैं R प्रतिरोध मान लेता हूं, R। तथा ये जो सिर है इसके बीच में एक अज्ञात तार लगा देते हैं, जिसके प्रतिरोध का मान या जिसके विशिष्ट प्रतिरोध का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। वो मैंने कितना मान लिया, S मान लिया, वो इस सिरे के बीच में लगा देते हैं। तथा इस जो A टर्मिनल यानी कि जिस ओर से हम पैमाना पढ़ते हैं उस ओर के सिरे को बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से तथा बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल कुंजी का दूसरा सिरा हम मीटर ब्रिज के दूसरे भाग से जोड़ देते हैं चित्रानुसार। ये A बिंदु मान लेता हूं मैं, शुरुआती बिंदु, और ये मान लेते हैं B बिंदु। प्लस माइनस कुंजी, और यहां पर रहेगा ये विद्युत वाहक बल E या एप्सिलॉन। एक जो बीच वाला टर्मिनल बचता है इस तांबे की पत्ती पर, इसको अपने धारामापी से गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं प्लस से, और गैल्वेनोमीटर का माइनस सिरा जोड़ते हैं अपने सर्पी कुंजी से, जिसे हम जोकी या विसर्पी कुंजी कहते हैं। यानी कि एक ऐसी कुंजी, एक ऐसी व्यवस्था जिसको हम तार पर 1 मीटर लंबाई के तार पर आगे पीछे कहीं पर भी मूव करवा सकते हैं, तो इसे विसर्पी कुंजी या जोकी कहा जाता है। तो ये अपने पास एक कंप्लीट परिपथ है मीटर ब्रिज का, किसी भी अज्ञात तार के विशिष्ट प्रतिरोध के मान ज्ञात करने के लिए। अब इसकी कार्यविधि कैसी होती है, इसको कार्य के इसमें काम में कैसे लेंगे। सर्वप्रथम हम इस कुंजी K को जोड़ेंगे। कुंजी K को जोड़ते ही इस पूरे परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा, जिसके कारण AB जो तार है 1 मीटर लंबाई का, इसके संपूर्ण सिरे पर विभव पतन का मान एक समान होगा। अब क्या करना है, हम इस ज्ञात जो प्रतिरोध बॉक्स है इसमें से हम 1 ओम का एक प्रतिरोध निकाल लेते हैं। कुंजी होगी डॉट, उस 1 ओम के प्रतिरोध को निकालने के बाद हम इस सर्पी कुंजी को 1 मीटर लंबाई के तार पर आगे पीछे मूव करवाएंगे। तो आधे से अगर इधर चलते हैं तो इसमें धारामापी में जो विक्षेप है बाईं ओर आएगा, आधे से अपने इस तरफ चलते हैं तो धारामापी में विक्षेप क्या आएगा, दाहिनी ओर। इसका मतलब अपना ये जो परिपथ है वो बिल्कुल क्या है, सही है। अब क्या करना है, आप इस सर्पी कुंजी को इस तार पर आगे पीछे मूव करवाते हुए एक बिंदु ऐसा ले आएंगे कि जब इस विभव मापी में जब इस धारामापी में विक्षेप का मान क्या हो जाएगा, 0। यानी कि सर्पी कुंजी को तार पे अपने भिन्न भिन्न स्थानों पर स्पर्श करवाएंगे तो इस तार पर एक बिंदु ऐसा आएगा कि धारामापी में विक्षेप का मान क्या आ जाएगा, 0। उस समय ये पूरा का पूरा जो मीटर ब्रिज है ये संतुलित अवस्था में आ जाएगा, अर्थात एक व्हाइट स्टोन सेतु की तरह ये कार्य करेगा। मैं मान लेता हूं कि वो संतुलित जो लंबाई है वो A सिरे से L सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। क्या मान लिया कि वो संतुलन बिंदु जब इसमें विक्षेप 0 होता है वो A बिंदु से L सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है, तो बची हुई दूरी फिर कितनी रह जाएगी, 100 माइनस L सेंटीमीटर की दूरी बचेगी। इसे हम P प्रतिरोध मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, Q प्रतिरोध। ये बिंदु मान लिया मैंने C संतुलन बिंदु। तो ये P है, ये Q है, ये R और ये क्या है, S है। तो जो व्हाइट स्टोन सेतु थी वही पोजीशन यहां बनेगी। तो अब अपने अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। अब क्या करना है कि जब यानी कि प्रतिरोध होता है वो संतुलित लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है सदैव। अपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, R समानुपाती क्या होता है, L। प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है। तो संतुलन की अवस्था में या जब धारामापी में विक्षेप 0 होता है तो संतुलित लंबाई प्रतिरोध P के समानुपाती होगी। तो क्या आएगा, P समानुपाती L। समानुपाती साइन हटाएंगे तो यहां पर आएगा XL। X एक यहां पर क्या है, समानुपाती नियतांक मान सकते हैं अपने। इसी तरह
Q समानुपाती क्या आ जाएगा 100 माइनस एल, क्योंकि Q भी यहाँ पर इस हिस्से को अपनों ने क्या माना है Q माना है, तो ये भी संतुलित लंबाई इधर वाली जो बचती है इसके क्या होगा समानुपाती। तो यहाँ से भी समानुपाती साइन हटाएंगे तो Q बराबर क्या आ जाएगा x 100 माइनस एल, ये क्वेश्चन नंबर आ जाएगी 2। अतः अज्ञात प्रतिरोध का सूत्र अपनों ने क्या निकाला था P बटे Q, P बटे R बराबर Q बटे S, ये सूत्र निकाला था अभी व्हाइटस्टोन सेतु के लिए। दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो P बटे R बराबर Q बटे S, तो कौन सा हमें ज्ञात करना है S ज्ञात करना है। तो S बराबर क्या हो जाएगा P बटे नहीं S का मान ज्ञात करना है तो ये पलट जाएगा, S बराबर अपने पास आएगा Q इंटू R बटे P, ये आ जाएगा S का मान। तो Q और P का मान दो, Q का मान है 100 माइनस L बटे L, X से X कटेगा या यहाँ पे आप X लिख सकते हो एक बार, इंटू R, ये आ जाएगा X से X कटेगा 100 माइनस L अपॉन L इंटू R ओम, इसका मात्रा क्या रहेगा ओम रहेगा। तो ये अपने पास मीटर ब्रिज की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान होगा S बराबर 100 माइनस L बटे L इंटू R। L का मान जैसे सपोज कर लिया अपने पास नापते हैं 40 सेंटीमीटर आता है, तो 100 माइनस L का मान कितना हो जाएगा 60। तो इस प्रकार से हम एक बार अपने पास आएगी वैल्यू, फिर अपने भिन्न भिन्न बार यहाँ से प्रतिरोध का मान 1 की बजाय 2 ओम कर देते हैं, फिर अपने इसके लिए तो संतुलन बिंदु फिर चेंज हो जाता है, फिर अपने संतुलन बिंदु लेकर आएंगे, फिर उस दूरी को नाप लेंगे, इधर वाली दूरी 100 माइनस L रह जाएगी और इस प्रकार से फिर इसका मान आ जाएगा। और इस प्रकार से S के 3-4 अज्ञात प्रतिरोध के मान ज्ञात कर उन सब का माध्य ले लेते हैं, तो अपने पास जो वास्तविक इस प्रतिरोध का क्या आ जाता है मान आ जाता है। तो ये था मीटर ब्रिज की सहायता से किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना।